Assalamu alaikum, dear students. Very good evening to all of you. I welcome you all to my class, Shared Service Education Point. So, today we have another topic, in fact, lecture number 4. That's all about personality. तो इंटेलिजेंस में जितने भी पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं वो सारे आप रिवाइज करेंगे इंशाल्लाह उसी में से पेपर होगा। तो चलते हैं बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज पर्सनैलिटी। देखिए क्वेश्चन कैसे आ सकता है, हम यहाँ पे डिटेल में आपको समझाने नहीं आए कि भाई पर्सनैलिटी का मतलब क्या है, अदरवाइज इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे आप फोकस करेंगे कि ऑब्जेक्टिव कैसे आ सकता है। पहला पॉइंट, इटिमोलॉजिकली अगर हम डेरिवेटिव मीनिंग देखेंगे पर्सनैलिटी का, तो पर्सनैलिटी जो है इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड, राइट, लैटिन वर्ड। वहां पे बेटा जरूर आएगा ग्रीक वर्ड, लैटिन वर्ड, फ्रेंच वर्ड, तो आपको हमेशा याद रखना इट्स ए लैटिन वर्ड विच मीन्स पर्सोना, और पर्सोना का मतलब है मास्क। यस माय डियर, जो आप दिखते हो वो आप नहीं हो, जो आप हो वो दिखते नहीं हो। तो हर किसी शख्स के ऊपर एक मास्क लगी होती है, और मास्क के अंदर की छुपी हुई जो वही उसकी पर्सनैलिटी होती है। समझ आया? जो ग्रीक ड्रामेटिस्ट होते थे वह जब वो परफॉर्म ड्रामा करते थे ना, तो वो मास्क पहने हुए होते थे। तो मास्क के पीछे उनकी असल की पर्सनैलिटी थी, लेकिन मास्क उनको इंडिकेट करती थी कुछ और, लेकिन मास्क के अंदर जो उनकी पर्सनैलिटी थी वो अलग है। तो भला हमें ये सब नहीं पढ़ना है, तो आप इतना याद रखेंगे। पर्सनैलिटी का मतलब क्या है? अगर हम एक आम इंसान को बोलेंगे लेमैन, लेमैन कैसे डिफाइन करेगा पर्सनैलिटी को? सिंपली हाउ पर्सन लुक्स लाइक, इसके कपड़े कैसे है, वो दिखता कैसा है। तो एक्सटर्नैलिटी ऑफ ए पर्सन इज कॉल्ड पर्सनैलिटी। तो यहां मैं पे लिखूंगा एक्सटर्नैलिटी, एक्सटर्नैलिटी ऑफ अ पर्सन, एक्सटर्नैलिटी ऑफ ए पर्सन इज एक्चुअली द पर्सनैलिटी। लेकिन किसके हिसाब से? अकॉर्डिंग टू द लेमैन, अकॉर्डिंग टू द लेमैन। ओके बेटा, बट देयर आर सो मेनी डेफिनेशन। जिस तरह मैंने इंटेलिजेंस को मतलब एक ही डेफिनेशन में नहीं रखा, तो इसी तरह पर्सनैलिटी में भी बहुत सारे डेफिनेशन अवेलेबल है। बिकॉज बिहेवियर जो है ना बेटा, है एक बिहेवियर हर किसी के पास नहीं होता है। बिहेवियर इज अ डायनेमिक एस्पेक्ट, बिहेवियर इज टोटली चेंजिंग, बिहेवियर चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन और इट चेंजेस फ्रॉम विद इन द पर्सन। So it's a quite dynamic concept. You don't have the single definition, but so far as the definitions are concerned, I have 2-3 definitions that are very important और जो कल डायरेक्टली आपके एग्जाम में आ सकती हैं। तो हम डायरेक्टली जाते हैं डेफिनेशन इसके है। मैं यहाँ पे पर्सनैलिटी को डिफाइन नहीं करूंगा फ्रॉम फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, नो नो नो। हियर आई विल कीप ओनली दोज पॉइंट्स इन फ्रंट ऑफ यू दैट आर वेरी मच इंपॉर्टेंट सो फार एज योर एग्जाम्स आर कंसर्न। बिकॉज हाँ, इसको मैं डिटेल में बताऊंगा जब हम 3rd सेमेस्टर का स्टार्ट करेंगे, क्लासेस स्टार्ट करेंगे, वहां पे हम पर्सनैलिटी का अच्छा लेक्चर देंगे आपको। तो वो भी आपको सीखना है। 3rd सेमेस्टर वाले बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि सर हमारी क्लास कब लेगा। इंशाल्लाह वेरी सून बेटा, ये कंप्लीट होने के बाद 4th सेमेस्टर और 3rd सेमेस्टर एट ए टाइम जाएगा, फिर 2nd सेमेस्टर का भी देखेंगे। तो फिलहाल आप कॉन्सेंट्रेट करें आपके आज के लेक्चर में। तो आज ये पर्सनैलिटी का पोर्शन कंप्लीट होना चाहिए। तो कल मैं और एक लाऊंगा, दो इमोशंस एंड दैट, इमोशंस एंड मोटिवेशन। वो सिंपल कॉन्सेप्ट है, वो आधे घंटे में सारा कवर इंशाल्लाह होगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आज 6 है, टुमारो इज 7। तो कल सुबह, कल यानी टुमारो इंशाल्लाह, कल मैं मोटिवेशन और इमोशन कंप्लीट करूंगा, और शाम को मैं पेपर इवैल्यूएट करूंगा। जो प्रीवियस ईयर पेपर है ना, तो उसको भी मैं इवैल्यूएट करूंगा ताकि आपको समझ आए आपने कितना पढ़ा है। एंड मुझे उम्मीद है कि बेटा जब आप पेपर देखोगे ना, अल्लाह की कसम आप सारे ऑब्जेक्टिव्स खुद ब खुद करोगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, तो प्रोवाइडेड अगर ये सारे वीडियोस आपने देखे होंगे तब। ओके, तो एक पॉइंट तो बनता है, ये कल एग्जाम में आ सकता है। पर्सनैलिटी का मतलब है पर्सोना, ये लैटिन वर्ड से निकला है, तो इसका मतलब है मास्क। तो अकॉर्डिंग टू द लेमैन इट इज द एक्सटर्नैलिटी ऑफ ए पर्सन। लेकिन व्हाट अबाउट द डेफिनेशन? हाँ, डेफिनेशन यहां पे मैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आपके सामने रखता हूं। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो है, सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मेरे ख्याल से जॉर्डन एल्पॉट, जॉर्डन एल्पॉट अक्सर एग्जाम में आती है बेटा, अक्सर एग्जाम में आती है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अकॉर्डिंग टू एल्पॉट मैं यहां लिखूंगा पर्सनैलिटी, personality is the dynamic organization. It is the dynamic organization within an individual.
within an individual of those psychophysical system that enable a person to deal with the environment effectively. Personality is the dynamic organization within an individual of those psychophysical systems that enable a person to deal with environment effectively. Dynamic organization within an individual of those psychophysical systems that enable a person to adjust in his environment, ये भी लिख सकते हैं, to deal with the environment effectively. उसी का इसका मतलब ही है ना, to deal with the, to adjust in the environment effectively, right? तो लेकिन ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, साइकोफिजिकल सिस्टम, ये क्वेश्चन आए हैं. तो अकॉर्डिंग टू विच डेफिनेशन पर्सनैलिटी इज द साइकोफिजिकल सिस्टम. जब हम साइको की बात करेंगे इट इज इंटरनल, जब हम फिजिकल की बात करेंगे इट इज एक्सटर्नल. तो याद रखना मेरा बेटा, जो पर्सनैलिटी है इट इज बोथ एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल. तो व्हेन यू से इंटरनल इट इज साइकोलॉजिकल, व्हेन यू से एक्सटर्नल इट इज कॉल्ड फिजिकल. तो याद रखना पर्सनैलिटी के जो इफेक्ट्स है, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द पर्सनैलिटी, और यहां पे मैं लिखूंगा पर्सनैलिटी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ पर्सनल फैक्टर्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स. ये बेटा क्वेश्चन आया है. तो पर्सनैलिटी को जब आप डिफाइन करते हो, पर्सनैलिटी इज नॉट ओनली वन एक्सटर्नल फीचर. नो, आप कैसे दिखते हो, आपका चेहरा कैसा दिखता है, आपकी आंखें कैसे दिखती है, आपके कान कैसे दिखते हैं, नहीं, आपका दिल कैसा है, आपकी सोच कैसी है. तो यही तो पर्सनैलिटी है. तो पर्सनैलिटी मीन्स योर इंटरनैलिटी एंड पर्सनैलिटी मीन्स योर एक्सटर्नैलिटी. तो कितने फैक्टर्स बेटा रेस्पॉन्सिबल है पर्सनैलिटी के? तो दो है. वन इज योर पर्सनल फैक्टर. जब हम पर्सनल फैक्टर की बात करेंगे इट इज बायोलॉजिकल. जब हम पर्सनल फैक्टर की बात करेंगे तो वहां पे क्रोमोसोम्स, जीन्स एक्सेट्रा आते हैं. तो जब हम एनवायरमेंटल की बात करते हैं, किस एनवायरमेंट में आप बैठे हो, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपका फादर, आपका मदर, आपका स्कूल, आपका टीचर, आपकी सब कुछ एक्सटर्नैलिटी. तो पर्सनैलिटी इज शेप्ड बाय टू फैक्टर्स. वन इज द पर्सनैलिटी फैक्टर, अनदर इज बेटा एनवायरमेंटल फैक्टर. इट इज बायोलॉजिकल, इट इज एक्वायर्ड, इट इज एक्वायर्ड. याद रखना है. तो पर्सनैलिटी के दो फैक्टर्स है, ये मैंने बोला. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. जल्दी से बोलो, ये याद करो. हाँ, पर्सनैलिटी इज द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन एन इंडिविजुअल ऑफ दो साइकोफिजिकल सिस्टम दैट एनेबल अ पर्सन टू एडजस्ट इन एनी एनवायरमेंट और टू डील विद द एनवायरमेंट इफेक्टिवली. आई होप इट इज क्लियर टू यू. तो ये कल एग्जाम में आ सकता है. चले बेटा दूसरी डेफिनेशन में आते हैं. दूसरी डेफिनेशन पे आते हैं. शाबाश. तो अनदर इज आरबी कटेल. आरबी कटेल, आरबी कटेल, रायमंड बर्नार्ड कटेल. तो रायमंड बर्नार्ड कटेल कहता है पर्सनैलिटी इज द प्रिडिक्शन ऑफ व्हाट ए पर्सन विल डू इन ए गिवन सिचुएशन. आप किसी पर्सन को किसी गिवन सिचुएशन में डालो, वो वहां पे परफॉर्म क्या करेगा, आपको उसकी पर्सनैलिटी के बारे में पता चलेगा. समझ आया बेटा? वेरी गुड. तो आरबी कैटल क्या कहता है? पर्सनैलिटी इज द प्रिडिक्शन ऑफ ए पर्सन, गो में मुर्शिद शायद. पर्सनैलिटी इज द प्रिडिक्शन ऑफ what a person will do in a given situation. ये एग्जैक्टली डेफिनेशन नहीं है बट ऐसे ही है. 90% ये सही है. पर्सनैलिटी इज द प्रेडिक्शन ऑफ व्हाट ए पर्सन विल डू इन ए गिवन सिचुएशन, और पर्सनैलिटी इज द प्रेडिक्शन ऑफ व्हाट ए पर्सन विल डू इन ए गिवन सिचुएशन. सही तो बात है ना. तो ये आपको डेफिनेशन याद रखनी है. कल एग्जाम में आएगा, फिर बाद में मत कहना मुझे खबर नहीं. अगर अब भी समझ नहीं आया तो फिर कब समझ आएगा. चलिए, तो तीसरा डेफिनेशन हम पढ़ेंगे. सिगमंड फ्राइड, वेरी इंपॉर्टेंट फिगर इन द साइकोलॉजी. सिगमंड फ्राइड. जिसको सिगमंड फ्राइड याद नहीं होगा तो फिर उसको क्या याद होगा? उसको कोई हक नहीं बनता साइकोलॉजी लेने का. ये याद रखना. सिगमंड फ्राइड, जेबी वाटसन, थॉर्नडाइक, पेवलॉफ, ये इंपॉर्टेंट फिगर्स अगर आपको याद नहीं होंगे तो ये साइकोलॉजी की तौहीन है बेटा.
आई मस्ट टेल यू। तो सिगमंड फ्राइड क्या कहता है? पर्सनैलिटी इज द प्रिडिक्शन ऑफ थ्री थिंग्स, पर्सनैलिटी इज द इंटीग्रेशन ऑफ थ्री थिंग्स। तो यहां पे लिखूंगा मैं पर्सनैलिटी इज द इंटेग्रेशन ऑफ id, ego and super ego। यस माय डियर। तो इंसान में तीन नफ्स है, नफ्स आमारा, नफ्स लवामा, नफ्स मुतमईना। नफ्स आमारा जो है वो इंसान को खराब करता है, नफ्स लवामा जो है जो इंसान को बैलेंस करता है, और नफ्स मुतमईना एक इंसान को सेटिस्फैक्शन देता है। कभी नाम सुना है? मैन इन मैन, गॉड इन मैन, एनिमल इन मैन। आपको पता है मैं इंसान हूं, लेकिन इंसान के अंदर भी एक जानवर होता है, इंसान के अंदर एक इंसान होता है, इंसान के अंदर अल्लाह होता है। समझ आया? तो दिस इज व्हाट सिगमंड फ्राइड इज टेलिंग अस। कि सिगमंड फ्राइड कहता है कि पर्सनैलिटी को समझने के लिए आपको तीन चीजें पढ़नी है। वन इज id, another is ego, another is super ego. When you completely understand id, ego and super ego, you have a balanced personality. When you have all the three things in a balanced way, you have a balanced personality. Otherwise you are imbalanced. Okay, तो ये आपको याद रखना है। मैंने कहा साइकोलॉजी में इतना मजा है बेटा, ये डे टू डे जैसे लगता है कि मैं अपने आप को पढ़ रहा हूं। तो बिल्कुल ये सारी चीजें अपने आप में अप्लाई होती है। दैट इज वाई ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड सब्जेक्ट माना जाता है। ओके, तो दीज आर द थ्री डेफिनेशंस जो आपको याद रखने हैं, और मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि इन तीन में से कोई एक डेफिनेशन जरूर आएगी इंशाल्लाह मुझे आई एक्सपेक्ट सो। ओके, तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी। तो चलते बेटा जल्दी से हम अप्रोचेस पे चलते हैं। अप्रोचेस और यू कैन से थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी। माय डियर, आपके सिलेबस में कुल 2 थ्योरीज है, लेकिन मैं सारी थ्योरीज पढ़ाऊंगा। मैंने ऑलरेडी आपको कहा कि भाई यूनिवर्सिटी पे कोई भरोसा नहीं है, इसलिए हम सारी थ्योरीज पढ़ेंगे। सारी थ्योरीज पढ़ने का मतलब है सारी थ्योरीज का नाम आपके सामने रखेंगे। थोड़ी ना भाई हमें डिटेल में पढ़ना है, हम थोड़ा थोड़ा करके इसको पढ़ेंगे। जब हम अप्रोचेस की बात करते हैं बेटा, हमेशा याद रखना, पहले अप्रोच को कहते हैं टाइप अप्रोच, दूसरा जो है इट इज कॉल्ड ट्रेट अप्रोच। ओहो, अनदर इज कॉल्ड टाइप कम ट्रेट अप्रोच, एंड अनदर इज साइको एनालिटिकल अप्रोच, अनदर इज बिहेवियरल अप्रोच, अनदर इज कल्चरल अप्रोच, वो अनदर इज कॉग्निटिव अप्रोच। वो सारे अप्रोचेस हमें नहीं पढ़ने हैं। अगर आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन डालती है तो वो इन्हीं अप्रोचेस से डालती है। तो चलते हैं बेटा टाइप अप्रोच में। तो टाइप अप्रोच में बेटा पहले आपको पढ़ना है हिपोक्रेटिस क्लासिफिकेशन। हिपोक्रेटिस क्लासिफिकेशन कहता है हर एक इंसान में एक फ्लूइड होता है, बहुत सारे फ्लूइड होता है, जिसमें जितना ज्यादा फ्लूइड होगा उसकी ऐसी ही पर्सनैलिटी है। फ्लूइड का मतलब हमारे बॉडी में ब्लड है। व्हेन यू से ए मैन इज हैविंग ए ब्लडी फिगर, ब्लडी मतलब क्या होगा? स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग। ए मैन हैविंग ब्लड, तो स्ट्रॉन्ग, optimistic. Another is we have another phalgem, we have another yellow bile and black bile, melancholic। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। तो हिपोक्रेटिस क्लासिफिकेशन ने इसने क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ फ्लूइड, तो 1, अगर फ्लूइड बॉडी में ब्लड है, इट इज कॉल्ड सैंग्विन पर्सनैलिटी। सैंग्विन पर्सनैलिटी का मतलब है ब्लड। अनदर इज अगर melancholic, another is phlegmatic। Are you getting my point? And sanguine, melancholic, phlegmatic। देखिए बेटा, यहां पे म्यूकस है यानी फेल्जम। melancholic is I think black bile, और 4th वन इज कॉलेरिक पर्सनैलिटी। कॉलेरिक में बेटा येलो बाइल है। बेटा ये याद रखना है।
हिपोक्रेटिस ने क्लासिफाई पर्सनैलिटीज को किया ऑन द बेस ऑफ फ्लूइड, तो वहां पे आपको सैंग्विन अगर आएगा तो ब्लड, मेलनकोलिक आएगा ब्लैक बाइल, फेलेग्मेटिक म्यूकस और फेल्जम, कॉलरिक आएगा तो येलो बाइल। इसको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है बेटा। तो हिपोक्रेटिस क्लासिफिकेशन ये है, जल्दी से स्क्रीनशॉट उठाओ या लिखो या वीडियो को पास करो, नोटिस बनाओ। ओके, टाटा बाय बाय। अनदर सेकेंड क्लासिफिकेशन हम किसकी बात कर रहे हैं? टाइप अप्रोच की। अनदर इज शील्डन्स क्लासिफिकेशन। शील्डन ने बॉडी स्ट्रक्चर को देखकर क्लासिफिकेशन किया। फॉर एग्जांपल मोट, ज़ायल, न तूता ज्यादा मोट न तूता ज्यादा ज़ायल। आगो मोट वारिया, तमिस वनो एंडोमॉर्फिक। So what do you mean by endomorphic? Those personalities who have fat structure. तो एंडोमॉर्फिक को कहते हैं विजरोटॉनिक, यानी इनकी जो बेली होती है वो प्रोट्रूडेड होती है। प्रोट्रूडेड मीन्स, हाँ, आई होप यू अंडरस्टैंड, मोटा इंसान है उसकी बेली क्या होगी, इजंट इट? तो इट इज विजरोटॉनिक। यम आसान जॉली टाइप, हंसवन, हंसमुख, ज्यादा फ्रेंड्स बनाते हैं। दे आर एक्सट्रोवर्ट। ओके, एंडोमॉर्फिक। सेकंड इज एंडो, अनदर इज Mesomorphic, they are highly musculature means strong. Na chasan im zyada mot, na chasan zyada zavil. Yim chasan strong, balanced. Okay. And the third one is beta ectomorphic. Or ectomorphic chasan various zail, just like Nataraj pencil. Mesomorphy. It is a joke. So they are very thin. So they are called cerebrotonic. बेटा इंपॉर्टेंट है, सेरेब्रोटॉनिक, एक्टोमॉर्फिक, विजरोटॉनिक, एंडोमॉर्फिक, मीजोटॉनिक, हाँ इसको कहते हैं सोमैटोटॉनिक। यस, सो दिस इज द अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप अप्रोच। One is Hippocrates classification, another is Shieldens classification. इसने बॉडी स्ट्रक्चर को देख के एक्सप्लेन किया, उसने ब्लड। तो इसमें दो ही पढ़ेंगे बेटा। हाँ, तीन और एक है। लाइट भी डिम होती जा रही है मेरे कमरे में, अनफॉर्चुनेटली बिजली का मतलब अरेंजमेंट नहीं है, तो इट विल टेक टाइम बेटा। जब आहिस्ता आहिस्ता हमारी चैनल इनफैक्ट ग्रो हो जाएगी, तो आहिस्ता आहिस्ता मैं अपने सारे गैजेट्स को, कोई एक बंदा कह रहा था, थैंक यू बेटा, आपने कहा था कि आईसीटी आपका ठीक नहीं चल रहा है, तो थोड़ा वीडियोस ब्लर आ रहा है एक्सेट्रा, उसको इम्प्रूव करो बेटा। आई गारंटी यू बेटा, एक दिन आएगा व्हेन यू फील प्राउड कि शायद सर की क्लास आज बिल्कुल बढ़िया है, अच्छा है, एवरीथिंग है आपके सामने, मतलब डिजिटल बोर्ड होगा इंशाल्लाह। आपका सपोर्ट रहा ना, अल्लाह का सपोर्ट रहा, फिर आपका सपोर्ट रहा, फिर आप देखें कि हमारी चैनल कितनी ग्रो हो जाएगी इंशाल्लाह। आप बस मुझे दुआ करें, मेरे लिए दुआ करें, हाँ, मुझे सपोर्ट करें, इंशाल्लाह हम भी आपको दुआ करेंगे और आपको इंशाल्लाह हमेशा सपोर्ट ही करेंगे, हेल्प ही करेंगे। देखिए ये ट्रेट अप्रोच था। ट्रेट, हाँ, इसमें और एक है कार्ल यंग, Jung. It is Jung, but it is pronounced as Young. Carl Jung. Atmos थो गोबर याद, इम दि त्रे चीज, आगो एक्सट्रावर्ट, ब्यागो इंट्रोवर्ट, तो ब्यागो एम्बिवर्ट। हाँ बेटा, तो अकॉर्डिंग टू कार्ल जॉन्ग या कार्ल यंग, पर्सनैलिटीज आर ऑफ थ्री टाइप्स। वन इज एक्सट्रावर्ट, एम्बिवर्ट एंड इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट, आई एम सॉरी टू से, आई मस्ट नॉट यूज दिस वर्ड, बट आपको अंडरस्टैंड करने के लिए बोलना पड़ता है। यूजन छोप छुना आसन, यानी अंदर हुमले मिस वनन छ, हाँ, मैं दिस पे आई एम जस्ट सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड, बट अच्छा नहीं लगता, बट आपको समझाने के लिए बेटा। इंट्रोवर्ट गो कथ हाँ, यम ज्यादा कथ आस करन, तो ये जॉली टाइप है, गमा वमा आस मिस किया, ये बड़ा कॉन्शियसनेस होता है अपने, ये बड़ा मतलब सीरियस होता है अपने मतलब लाइफ के रिलेटेड, हाँ, बिल्कुल मतलब चुप के से बैठता है। तो ये एक्स्ट्रावर्ट जो है वो बिंदास है ना, कोई गम कोई तफरीक नहीं लेता है, बड़े बिंदास से अपनी ज़िंदगी गुजारता है। लेकिन बेटा क्या सच बोलना, हम सब एक्स्ट्रावर्ट 100% एक्स्ट्रावर्ट है, 100% इंट्रोवर्ट नो, हम में दोनों के कैरेक्टर है, तो इट इज़ कॉल्ड एम्बिवर्ट। तो मैक्सिमम पीपल फॉल इन दिस कैटेगरी एम्बिवर्ट। आई होप बेटा ये भी आपको समझ आ गया। चलते हैं
हाँ, वी हैव टू बी वेरी फास्ट, वी हैव टू बी वेरी फास्ट, बिकॉज कल का दिन बचा है, कल का दिन बचा है। घबराने की जरूरत नहीं है, जब तक अल्लाह है हमारे साथ है, जब तक अल्लाह का साथ है, शायद सर का साथ है, तब तक आपको बच्चा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जो मैं पढ़ाऊंगा ना वही पेपर में आएगा, वही पेपर में आएगा। क्या आएगा इसके बगैर, क्या आएगा, है क्या? तो जो आएगा, कुछ नहीं आएगा, तो बस एंजॉय माय लेक्चर। ये टेंशन जो है इसको भगाओ। अगर आपने टेंशन लिया भाई मेरा पेपर है, मेरा पेपर है, मेरा पेपर है, तो बस खत्म बात, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो कहना है कि भाई जब तक वीडियोस में देख रहा हूं तब तक मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आई गारंटी। और भी वो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इंशाल्लाह आराम से मतलब एग्जाम में आएंगे, डेफिनेटली। हाँ, ट्रेट अप्रोच में जल्दी से अब याद रखेंगे, वन इज एलपोर्टस थ्योरी। एलपोर्टस थ्योरी ने बेटा तीन चीजें बताई, ट्रेट्स, तीन चीजें। वन इज कार्डिनल ट्रेट, सेंट्रल ट्रेट एंड सेकेंडरी ट्रेट। बेटा ये था जो याद, जब हम एलपोर्टस थ्योरी की बात करें, एलपोर्ट कौन सी थ्योरी दी है? ट्रेट थ्योरी। हिपोक्रेट, अभी जो भी हम पढ़ रहे थे वो टाइप अप्रोच था, लेकिन एलपोर्ट ने कौन सी थ्योरी दी? ट्रेट थ्योरी। ये एग्जाम में आता है। तो कितने ट्रेट्स बताए एलपोर्ट ने? इंसान में 3 ट्रेट्स है, कार्डिनल ट्रेट, सेंट्रल ट्रेट और सेकेंडरी ट्रेट। कार्डिनल ट्रेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसके बाद ये इंपॉर्टेंट, ये सेकेंडरी इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। तो विच इज द इंपॉर्टेंट ट्रेट? इट इज द कार्डिनल ट्रेट। विच इज इंपॉर्टेंट देन, मतलब आफ्टर कार्डिनल इट इज सेंट्रल। तो दिस इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट। ओके, तो ट्रेट थ्योरी में पहले हमें क्या लेना है? एलपोर्टस थ्योरी। एलपोर्ट ने कितने बोले हैं? कार्डिनल ट्रेट, सेंट्रल ट्रेट, सेकेंडरी। बेटा याद रखना है, एलपोर्ट ने कितने ट्रेट्स बताए? तीन। वन इज कार्डिनल, सेंट्रल, सेकेंडरी, कार्डिनल, सेंट्रल, सेकेंडरी। ये 3 याद रहे। चलिए 1 मिनट। हाँ जी बेटा, ट्रेट। और एक नाम है जिसका नाम है कटेल। तो कटेल साहब ने भी ट्रेट्स बताए, लेकिन उससे 4 बताए। इस 4 को कैसे याद रखोगे? CUSS, कुस। आई एम सॉरी, CUSS, कुस। C फॉर कॉमन ट्रेट, U फॉर यूनिक ट्रेट, S फॉर सोर्स ट्रेट एंड S फॉर सरफेस ट्रेट। बेटा ये जो CUSS है ना, ये किसने दिया? कटेल ने। तो कटेल ने कितने दिए? 4। एलपोर्ट ने कितने दिए? 3। एलपोर्ट ने सेंट्रल, कार्डिनल, सेंट्रल, सेकेंडरी। और कटेल ने कितने ट्रेट्स दिए? कॉमन ट्रेट, यूनिक ट्रेट, सोर्स ट्रेट, सरफेस ट्रेट। खत्म बात, खत्म हो गया। वी आर वेरी मच नियर। ओके। अनदर बेटा, वी हैव टाइप कम ट्रेट अप्रोच। इसमें एक ही आप याद रखेंगे, J.I.Zenk। क्या याद रखेंगे? J.I.Zenk। इसने एक कॉन्सेप्ट दिया, पेन मॉडल, PEN, P फॉर साइकोटिसिज्म। बेटा मैं जल्दी कर रहा हूं आपके लिए, अदरवाइज मुझे जल्दी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी। तो PSY, साइकोटिसिज्म। अनदर इज एक्सट्रोवर्जन वर्सेस इंट्रोवर्जन। साइकोटिसिज्म मीन्स सोशेबल। अनदर इज न्यूरोटिसिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबल। हाँ बेटा, तो अगर आइजैक की थ्योरी है, आइजैक की थ्योरी ट्रेट कम टाइप अप्रोच थ्योरी है। इसने कितने ट्रेट्स और टाइप्स बताए? 3। वन इज साइकोटिसिज्म वर्सेस सोशेबल, अनदर इज एक्सट्रोवर्जन वर्सेस इंट्रोवर्जन, अनदर इज न्यूरोटिसिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी। उसके बाद बेटा और एक कॉन्सेप्ट आ गया, बिग 5 मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी। देखिए इसमें बहुत सारे बंदे जुड़े हैं। अब मुझे कंफ्यूजन है भाई आप कौन सा लोगे, लेकिन मेरे हिसाब से एक ही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। ये थ्योरी दी थी बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल थे। फॉर एग्जांपल D.W. फिस्की, पहला जो शख्स है D.W. फिस्की, तो पहला कॉन्सेप्ट इसने दिया। उसके बाद और एक साइकोलॉजिस्ट आ गया जिसका नाम था स्मिथ। जिसका नाम क्या था बेटा? स्मिथ। और नॉर्मन एंड गोल्डबर्ग। और एक साइकोलॉजिस्ट आ गया, नॉर्मन एंड गोल्डबर्ग। हाँ,
DW फिस्की, सुमित, नॉर्मल एंड गोल्डबर्ग। लास्ट में जो लास्ट स्टेबल रहा कब, मैकियर एंड डिकोस्टा, मैकियर एंड डिकोस्टा लास्ट में ये स्टेबल रहा। तो मेरे ख्याल से अगर वहां पे क्वेश्चन आया कि बिग फाइव मॉडल जो है इसका जो फाउंडर है वो मैकियर एंड डिकोस्टा है, क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी बुक में मेंशन है। लेकिन जब आप नेट खोलते हो, नेट में आपको DW फिस्की आएगा, फिर नॉर्मन आएगा, सुमित आएगा, फिर लास्ट में ये आएगा। लेकिन जब आप टेक्स्ट बुक खोलते हो, साइकोलॉजी की टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी, वहां पे आपको मैकियर एंड डिकोस्टा। तो मेरे हिसाब से अगर क्वेश्चन आएगा तो मैकियर एंड डिकोस्टा इज क्लियर। तो ये बात आपको याद रखनी है बेटा। तो ये पॉइंट आपने, ये बिग फाइव पर्सनैलिटी में 5 किस्म के ट्रेट्स है। तो नाम आप कैसे याद रखोगे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ओशन मॉडल। देखो OCEAN, ओशन। ओ ओपननेस, ओपननेस इज फर्स्ट। कॉन्शियसनेस, कस गई ज, एक्सट्रोवर्जन, एग्रीएबलनेस, न्यूरोटिसिज्म। कितने आ गए, 1 2 3 4 5। तो ये 5 है, दैट इज वाई बिग फाइव मॉडल। हर किसी इंसान में ये 5 किस्म के ट्रेट्स पाए जाते हैं। ओपननेस यानी योर माइंड मस्ट बी ओपन, कॉन्शियसनेस यू मस्ट बी अवेयर, एक्सट्रोवर्जन यू मस्ट बी वेरी एक्सट्रोवर्ट, friendly with others, and agreeableness you must agree with statements that are right and you must not agree with those statements that are not right, and neuroticism means you must be very low at emotionally stable। तो emotional stability होनी चाहिए। तो ये 5 चीजें पति तति क्वेश्चन, which among the following do not belong to the big five। अगर इनमें से कोई नहीं होगा तो वो देना है, अगर 3 होंगे तो all of the above आपको लिखना है, अगर which of the following are the components of big five model। तो जल्दी से बोलो बिग फाइव मॉडल के कितने कंपोनेंट्स है सर, 5 है। 1 इज ओपननेस, C कॉन्शियसनेस, E एक्सट्रोवर्जन, 4 एग्रीएबलनेस, 5 न्यूरोटिसिज्म। आई होप बेटा इतना आपको काफी समझ आ गया। तो अगर क्वेश्चन आएंगे तो बेटा इसी में से सारे क्वेश्चन आएंगे। तो चलते हैं, हो गया ये भी। तो लास्ट में बचा कौन, साइको एनालिटिकल। तो जल्दी से, हाँ बेटा 1 मिनट आप वेट करो। हाँ बेटा, अब मैंने लाइट लाई है, तो मैंने ऑलरेडी आपको कहा था कि बिजली नहीं है, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो जो मैं बोल रहा था यहाँ मैंने लिखा, तो आहिस्ता आहिस्ता आप इसको अब थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो बिग फाइव पर्सनालिटी मैंने ऑलरेडी आपको कहा कि इसमें कितनी चीज़ें हैं, 5 चीज़ें, वो आप याद रखेंगे। तो चलते हैं बेटा, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ साइको एनालिटिकल। तो पहला पॉइंट साइको एनालिटिकल में क्या याद रखना है, इट इज सिगमंड फ्राइड, तो जिसने इस थ्योरी को दिया है। तो ये बेटा हमेशा याद रखना, वेन एवर यू टॉक अबाउट द साइको एनालिसिस, तो इट इज सिगमंड फ्राइड। तो इसने कोर कॉन्सेप्ट बताए। 1 कॉन्सेप्ट इज इंस्टिंक्ट, 1 कॉन्सेप्ट इज बेटा इंस्टिंक्ट, ठीक है। तो ये हम यहां पे नहीं पढ़ेंगे, मैं आपको लिंक शेयर कर रहा हूं, ये ऑलरेडी उसमें है, मैंने डिटेल में बताया, साइको एनालिटिकल सब कुछ बताया इसमें। तो जो भी कॉन्सेप्ट्स है वो मैं लिंक आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि टाइम अभी बच जाएगा, हम और एक टॉपिक कवर करेंगे। जो साइको एनालिसिस है ना, उसमें मैंने इंस्टिंक्ट भी बताया है। नंबर 2 उसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी भी बताया है, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी। एंड थर्ड पॉइंट जो है, थर्ड पॉइंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज साइकोसेक्सुअल स्टेजेस, ओके। एंड 4th वन इज बेटा ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये 3 चीजें जो है, इंस्टिंक्ट है, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी है, साइकोसेक्सुअल स्टेजेस है, ये ऑलरेडी मैंने उसमें डिस्कस किए हैं। मैं उसकी लिंक या मैं आपको बताऊं कि वो काउंसलिंग साइकोलॉजी का सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड काउंसलिंग साइकोलॉजी, वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा, वहां पे प्ले लिस्ट में मैं वो रखता हूं, ठीक है, यहाँ शेयर करूंगा मैं।
मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक देता हूँ, हाँ वही ठीक रहेगा। डिस्क्रिप्शन में मैं इस वीडियो की लिंक आपको देता हूँ, वो भी आप देखिए वो चीज़। हाँ इसमें क्वेश्चंस बेटा आ सकते हैं, इसलिए याद रहे। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे ईगो डिफेंस मैकेनिज्म से। तो ईगो डिफेंस में, हाँ वो भी मैंने ऑलरेडी वहाँ पे मेंशन किया है, वो आप वहाँ से मतलब हाँ देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत इसको हम एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे। जब हम ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, देखो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, इसमें क्वेश्चन आए हैं। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म क्या क्या है? नंबर 1 रैशनलाइजेशन। 1 इज रैशनलाइजेशन। हम कहते हैं ना ग्रेप्स आर सुअर, ग्रेप्स आर सुअर। कभी पता है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, मैं नाचना चाहता हूं लेकिन आंगन जो है वो टेढ़ा है, यानी यू आर मेकिंग एक्सक्यूजेस। तो रैशनलाइजेशन का मतलब है मेक एक्सक्यूजेस। देखो बेटा टाइम हमारे पास कम है, अदरवाइज मुझे पहले एक्सप्लेन करना था कि हम ईगो डिफेंस मैकेनिज्म क्यों इस्तेमाल करते हैं। ईगो को टेंशन ना हो, ईगो अपने आप को बचाता है, तो ईगो बचाने के लिए कुछ मैकेनिज्म्स का इस्तेमाल करता है जिनको हम कहते हैं ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। तो इसमें पहला ही है रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन में हम लेम एक्सक्यूज बनाते हैं ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। नंबर 2 इज प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब है अपनी जो गलती है दूसरे पे लाना, ब्लेम करना, यानी जो मैं गलत हूं मैं कहता हूं कि भाई वो वाला बंदा गलत है, मैं नहीं गलत हूं। तीसरा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में याद रखना है कि अगर कोई शख्स ऐसा है वो सेक्सुअल एनर्जी को मतलब शो ऑफ नहीं कर सकता पब्लिक के सामने, अगर वो पब्लिक के सामने कुछ सेक्सुअल एक्टिविटीज करता है तो पब्लिक उसको डांटेगी, इट इज इलीगल माना जाएगा। इसलिए वो क्या करता है, वो अपने आप को रिडायरेक्ट करता है कि अपनी इंस्टिंक्ट्स को दूसरे तरीके से सेटिस्फैक्शन देता है। वो ऐसी नॉवेल्स लिखता है जो इरोटिक टाइप होती है, सेक्सुअल कंटेंट उसमें भरा होता है, तो उससे उसको उसी से सेटिस्फैक्शन, या कुछ ऐसे पिक्चर्स बनाता है जो उसको सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन मिलती है, तो इसको कहते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब है रिडायरेक्ट करना, रिडायरेक्शन। एंड 4th वन जो है वो इंपॉर्टेंट है, दैट इज कंपनसेशन। देखिए कंपनसेशन का मतलब है, फॉर एग्जांपल मैं अपनी एग्जांपल बताऊंगा, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं लेकिन मैं डॉक्टर नहीं बना, तो अब मैं अपनी ईगो को कैसे एहसास दिलाऊं कि मैंने ये फील्ड छोड़ा, मैंने टीचिंग में आना शुरू किया। तो टीचिंग में बेटा आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड, तो मैं अपने ईगो को सेटिस्फाई रखता हूं क्योंकि मुझे टीचिंग से लव है, लगाव है, टीचिंग इज रनिंग इन माई ब्लड। तो मैंने डॉक्टरी छोड़ी, मैंने कॉम्पनसेट किया, मैं डॉक्टर नहीं बना तो क्या हुआ, मैं एक अच्छा टीचर बन सकता हूं। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं भी एक अच्छा उस्ताद बनूं, तो मैं इंशाल्लाह मतलब अच्छा उस्ताद बनने की कोशिश कर रहा हूं। अभी तक तो नहीं बना, मैं उतना ज़्यादा अच्छा उस्ताद नहीं बन सका जो मैं मतलब चाहता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कोशिश कर रहा हूं कि मैं मतलब एक अच्छा बेहतरीन उस्ताद साबित हो जाऊं। ठीक है, तो इसको मैंने कंपनसेट किया, मैं डॉक्टर नहीं बना, मैं अच्छा टीचर बनने की कोशिश करूंगा। इसी तरह फॉर एग्जांपल कोई बंदा ऐसा है वो एथलीट बनना चाहता है लेकिन एक्सीडेंट की वजह से उसकी टांगे छूट गई, ओके, तो अब वो क्या करेगा, वो पछताता है, लेकिन वो इतनी मेहनत करेगा वो एक गुड पेंटर बन सकता है। तो देखो क्या हुआ अगर मैं एथलीट नहीं बन सका, मैं तो अच्छा पेंटर बन सकता हूं। तो पेंटर बनने के बाद इसकी ईगो को सेटिस्फैक्शन मिली, भाई अगर एथलीट आप नहीं बने नो वरी, तो आप एक अच्छा एथलीट बन गए। समझ आया? दैट इज कंपनसेशन, दैट इज व्हाट, कंपनसेशन। आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो ये आपको ईगो डिफेंस मैकेनिज्म में याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो आफ्टर दैट वी हैव सम, हाउ कैन वी मेजर, हमारे पास टूल्स है, तो टूल्स यूज्ड फॉर असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। तो कौन से टूल्स है जो हम एसेस कर सकते हैं, किसमें, पर्सनैलिटी में, यानी दे हेल्प अस टू मेजर द पर्सनैलिटी। वन आर द ऑब्जेक्टिव मेथड्स, another is beta projective methods, one is objective, another is projective। इसमें आपको याद रखना है काटेल्स
16 पर्सनैलिटी फैक्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। नंबर सेकंड इज आइजैक्स ईपीक्यू, ईपीक्यू आइजैक्स पर्सनैलिटी क्वेश्चनियर, क्या ईपीक्यू आइजैक्स पर्सनैलिटी क्वेश्चनियर। एंड माय डियर थर्ड वन जो आपको याद रखना है MMPI, मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी, शाबाश, क्या मल्टीफेजिक मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी। ये 3 जो क्वेश्चनियर्स है ये हमें लगते हैं किसको एसेस करने के लिए, पर्सनैलिटी को, लेकिन ये सारे ऑब्जेक्टिव मेथड्स हैं। प्रोजेक्टिव मेथड्स का मतलब है जो आपके अनकॉन्शियस में है उसको कैसे हम कॉन्शियस लेवल तक लाए, तो उनके लिए टेक्निक्स का नाम है दैट इज प्रोजेक्टिव टेक्निक। हाउ वी विल ब्रिंग द अनकॉन्शियस थिंग्स टू कॉन्शियस लेवल, वी विल यूज सर्टेन मेथड्स टू एसेस द पर्सनैलिटी, दैट इज प्रोजेक्टिव मेथड। इसमें आपको 2 चीजें याद रखने हैं, वन इज RIB, रोरशाच इंक ब्लॉट टेस्ट। इसमें हम कुछ कार्ड्स वार्ड्स वगैरह दिखाते हैं बंदे को तो उसको अनकॉन्शियस रिवील हो जाता है। तो अगर कल क्वेश्चन आएगा रिब इज, ये पर्सनैलिटी मेजर करता है, पर्सनैलिटी। इसी तरह बेटा आपका दूसरा है टैट, थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट। हाँ बेटा ये भी आपको याद रखना है। तो टैट जो है ये भी लगता है किसको एसेस करने के लिए, पर्सनैलिटी को एसेस करने के लिए। पिछले साल ये एग्जाम में आया था, ठीक है। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी असेसमेंट टूल्स एंड टेक्निक्स। आई होप बेटा आज का वीडियो आपको पसंद आया। इफ रियली देन लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो। अगर आपको लगता है कि मेरा जो कंटेंट है वो सही है, आपको हम मदद मिल रही है, तो यू कैन सब्सक्राइब, अदरवाइज यू कैन स्क्रॉल। थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग। और हाँ एक बात है, जो आज का वीडियो है थोड़ा ब्लर आ गया है ना, तो मैंने ऑलरेडी आपको कहा था कि लाइट की प्रॉब्लम है, फिर मैंने लेट हाउस में लाइट लाई, तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। तो बट कोई नहीं बेटा, जितना भी मैंने बोला वो आप नोट डाउन करके रखेंगे तो इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। तो मिलते हैं कल शाम को, क्लास होगा, अर्ली इन द मॉर्निंग क्लास नहीं होगी तो मुझे थोड़ा काम है। हाँ मैं कोशिश करूंगा कि अर्ली इन द मॉर्निंग अगर लाइट का सिस्टम चला तो इंशाल्लाह होगा। हाँ तो अगर नहीं तो शाम को डेफिनेटली आपकी क्लास होगी। थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू।